नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक्सक्रीशन की, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक्सक्रीशन की, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन। अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन की, ठीक है, कि हमारी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है वो किस तरीके से सिचुएटेड होता है। ये जो यहाँ पे आप पिरामिड्स की शेप देख रहे हो, यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर अरेंज होता है जिसको हम अभी डिटेल के अंदर भी देखेंगे। इस तरीके से ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये यहाँ पे पिरामिड्स के अंदर लगे होते हैं। ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं इनका जो हाफ स्ट्रक्चर होता है वो कोर्टेक्स के अंदर होता है, और इनका जो हाफ स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ पे होता है, मेड्यूला रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट डायग्राम हम बना के शो करते हैं कि नेफ्रॉन किस तरीके से होता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन इन आवर बॉडी। ये स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर, जो नेफ्रॉन किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये क्या है, एफ्रिएंट आर्ट्रियोल। ये जो एफ्रिएंट आर्ट्रियोल है ये ब्लड को कलेक्ट करके यहाँ तक लेके आती है एओर्टा से। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, ये जो ब्लड की एट्रियोल थी जो अभी तक आर्टरी के रूप में थी, यहाँ पर आके ये कैपिलरी के अंदर चेंज हो जाती है। कैपिलरी के अंदर चेंज होने के बाद फिर यहाँ से जो लेकर जो ब्लड है उसको लेके जाती है, उसको बोला जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये ब्लड को यहाँ से लेके जाएगी, और ये जो कैपिलरीज हैं ये क्या करेंगे, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे छोड़ जाएंगे, ग्लोमुरस से। ये जो पार्ट है इसको ग्लोमुरस बोला जाएगा, और ये जो पार्ट है इसको बोमेन कैप्सूल बोला जाएगा। ग्लोमुरस और बोमेन कैप्सूल, इन दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो इन दोनों को रीनल कैप्सूल बोला जाता है। ग्लोमुरस और बोमेन कैप्सूल को रीनल कैप्सूल बोला जाता है, और जो बोमेन कैप्सूल होता है उसका दूसरा नाम माल्फिजियन कैप्सूल भी होता है। बोमेन कैप्सूल से जो नेक्स्ट पार्ट हमें दिखाई देता है थोड़ा सा थिक होता है ये वाला, इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और यहाँ से उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बाद यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आपको थोड़ा सा थिन स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है थिन असेंडिंग लूप, और जो ऊपर की तरफ इस तरीके से जाता है उसको बोला जाता है थिन डिसेंडिंग लूप। और ये दोनों किसका पार्ट है, लूप ऑफ हेनले का। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के बाद जो स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल बहुत ही ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है, और उसके बाद यहाँ से जो ब्लड होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट आगे जाता है। ठीक है, अब अगर इसका मैकेनिज़्म देखें तो इसमें देखो क्या होता है कि जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं और जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं दोनों ही यहाँ पर आ जाती हैं। कहाँ पर, बोमेन कैप्सूल के अंदर
आ जाती है। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल के अंदर एक दिन के अंदर कितना लीटर ब्लड प्यूरिफाई होता है? 180 लीटर ब्लड पर डे। एक दिन के अंदर जो बोमेन कैप्सूल है उसके अंदर 180 लीटर जो वाटर होता है वो यहाँ पर फिल्टर करने के लिए आता है। उसके बाद ये जितना भी यूज़फुल चीज़ें और हार्मफुल चीज़ें हैं वो सारी कहाँ पर चली जाएंगी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर चली जाएंगी। यहाँ से ये जो बोमेन कैप्सूल होता है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के प्रोसेस से कुछ यूज़फुल चीज़ें और कुछ हार्मफुल चीज़ें ये दोनों को क्या कर लेता है? अपने अंदर ले लेता है। लेकिन ब्लड के अंदर से अगर जो चीज़ यहाँ पे नहीं कभी आ सकती वो है ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं वो कभी भी बोमेन कैप्सूल के अंदर नहीं आ सकते। ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सब कभी भी नहीं आते। सिर्फ क्या होता है, जो दूसरे न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर क्या होता है? आ जाते हैं। और एक दिन के अंदर 180 लीटर एक दिन के अंदर आते हैं। उसके बाद ये जितनी भी यूज़फुल चीज़ें हैं और हार्मफुल चीज़ें हैं वो कहाँ पर चली जाएंगी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर चली जाएंगी। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से ये कहाँ पर चली जाएंगी? लूप ऑफ हेनले के अंदर चली जाएंगी। लूप ऑफ हेनले के बाद ये सारा मटेरियल कहाँ पे चला जाएगा? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर चला जाएगा। देखो यहाँ तक तो क्या हुआ? फिल्टर हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ही लूप ऑफ हेनले के अंदर ये सारा मटेरियल क्या होता है? एंटर करता है, वहाँ से रीएब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो रीएब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है? जितनी भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं वो वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चली जाती हैं, और जितनी भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो यहाँ से कंटिन्यू होकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल से होते हुए कहाँ पे चली जाती हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर चली जाती हैं। और कलेक्टिंग डक्ट उसके बाद क्या होता है? यूरेथ्रा तक इस वेस्ट प्रोडक्ट को पहुंचाने में हेल्प करता है। और कलेक्टिंग डक्ट से हमारी बॉडी के अंदर, यूरेथ्रा से हमारी बॉडी के से एक दिन के अंदर 1 से 2 लीटर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वेस्ट लिक्विड होता है वो हमारी बॉडी से बाहर जाता है, जिसको हम यूरिया भी बोलते हैं, या यूरिन जो पास आउट होता है। तो यहाँ पे देखो 180 लीटर तो इसने क्या किया था? यहाँ से एब्जॉर्ब किया था ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। लेकिन कलेक्टिंग डक्ट से जो यहाँ से जाएगा वो है 1 से 2 लीटर। अब जो बाकी लिक्विड होता है वो कहाँ पे गया? तो वो क्या होता है, यहाँ पे जो ये रीएब्जॉर्प्शन वाला जो पार्ट है, इस रीएब्जॉर्प्शन वाले पार्ट के अंदर क्या होता है? जो रिमेनिंग जितना भी लिक्विड था वो सारा क्या हो चुका है? रीएब्जॉर्ब हो चुका है। अब एक्चुअली क्या होता है, इसके रीएब्जॉर्ब होने का कारण होता है कि इसके ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, कुछ ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं जो क्या करती हैं? रीएब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। वो ब्लड कैपिलरीज इस तरीके से इसके ऊपर की तरफ अरेंज होती हैं। तो ये क्या करती हैं? यहाँ पे ऑस्मोसिस के प्रोसेस से यूज़फुल चीज़ों को अपने अंदर ले लेती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कंटिन्यू यहाँ से आगे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर चला जाता है। हमारी बॉडी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं सिंगल किडनी के अंदर। एक किडनी की बात करें तो उसके अंदर कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि ये जो हमारी किडनी वाला जो पार्ट है, हमारी किडनी के अंदर ब्लड की जो सप्लाई होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होती है, रिच ब्लड सप्लाई होती है। एक्चुअली इसका रीज़न क्या होता है
कि रिच सप्लाई जो है ब्लड की वो क्या करती है, एक तो हमारी ब्लड का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि अगर ज़्यादा यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट वाली चीज़ें होंगी ब्लड के अंदर तो क्या हो जाता है, पीएच हाई हो जाता है। और जैसे ही ब्लड यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बोमेन कैप्सूल के अंदर डाल देता है तो जो पीएच होता है ब्लड का वो थोड़ा सा कम हो जाता है और वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है। दूसरा क्या होता है, ब्लड की जो वॉल्यूम होती है उससे वो भी क्या रहती है, मेंटेन्ड रहती है अगर ब्लड प्यूरिफाई होता रहता है। और तीसरी बात है कि ये क्या कर देती है, सबसे मेन बात कि ब्लड अपने आप को प्योर रखने के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या कर देता है, अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देता है। नेक्स्ट हम सेल्स की बात करते हैं। सिंगल नेफ्रॉन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ और बहुत सारे सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको फर्दर एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो बोमेन कैप्सूल का जो ये पार्ट होता है, अगर ये वाला जो पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल का, इसके अंदर क्या होता है, जो पैरिटल सेल्स होते हैं, पैरिटल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पैरिटल सेल्स होते हैं ये इसको ऑस्मोसिस करने में ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये थिन होते हैं, लेयर के अंदर इस तरीके से थिन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल की, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से होता है, इस तरीके से न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यूज पाए जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर। अगर डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल की बात की जाए तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे इस सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद अगर यहाँ की बात की जाए, लूप ऑफ हेनले की बात की जाए तो यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट कि ब्लड किडनी के अंदर जो एंटर करता है वो किससे करता है, और नेफ्रॉन्स के अंदर एंटर कैसे करता है, और किडनी के अंदर एंटर कैसे करता है, और कैसे यहाँ से लेके जाता है। तो ये एक फ्लो चार्ट है। इस फ्लो चार्ट के अंदर देखो, एओर्टा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, उसके बाद वो रीनल आर्टरी के अंदर जाता है, रीनल आर्टरी के बाद एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जाता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के बाद वो ग्लोमरस के अंदर जाता है। ग्लोमरस के अंदर क्या होता है, वहाँ पे इसकी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एक्सचेंजिंग होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो नेफ्रॉन के अंदर चला जाता है, और ब्लड जो होता है, ब्लड के अंदर मोस्टली जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो निकल जाता है। तो जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो कहाँ पे जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जाता है। इफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर जाने के बाद वासा रेक्टा के अंदर जाता है। वासा रेक्टा के अंदर जाने के बाद रीनल वेन के अंदर जाता है, और ये जो रीनल वेन होती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसको लेके जाए। रीनल वेन के बाद जो ब्लड होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, इंफीरियर वेना केवा के पास, इंफीरियर वेना केवा के पास। इंफीरियर वेना केवा का काम होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कंप्लीट सेल से वो हार्ट के अंदर लेके जाते हैं ये, ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट था जिसके अंदर हमने यूरिन के फॉर्मेशन का देखा और किस तरीके से एक फ्लो चार्ट के अंदर देखा कि जो ब्लड होता है वो आगे तक जाता है। अगर नेफ्रॉन के फंक्शन की बात की जाए कि नेफ्रॉन के कितने फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं। फर्स्ट होता है कि वो एक तो फिल्ट्रेशन करने में काम के अंदर आता है नेफ्रॉन, ठीक है। दूसरी बात ये क्या करता है, जो टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन करने में काम करता है। और थर्ड इसका जो फंक्शन होता है कि ये क्या करता है, टिब्यूलर सिक्रीशन करने में हेल्प करता है।
तो ये सभी इसके फंक्शंस हैं नेफ्रॉन के। और ये जो ऑस्मोसिस वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कि मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पे जो जाता है, उस ट्रांसपोर्टेशन को बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन।